हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ में डॉक्टर टी आर चौधरी। आज फिर से आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है और मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं जो टॉपिक समस्त मानव जीवन के लिए, समस्त ह्यूमन बींग्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी टॉपिक है। और वो टॉपिक आप जब उसका नाम सुनोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि आखिर ये क्या बताने आए हैं सर आज। तो मैं इस विज्ञान, इस मेडिकल साइंस, इस आयुर्विज्ञान को आपके संपूर्ण जीवन से जोड़कर एक वर्तमान परिपक्ष में फिर से एक नया खतरा, एक फिर से नई सनसनी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और वो टॉपिक है अपना कोरोना। कोरोना अर्थात आज आप ये सब जानने वाले हैं कि आखिर कोरोना है क्या, अपन सब कोरोना से क्यों डर रहे हैं, ये कोरोना इतना खतरनाक क्यों है, इस कोरोना से डरने के कारण क्या है, इस कोरोना की उत्पत्ति किससे हो रही है, इस कोरोना पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा है, इस कोरोना नामक महामारी जो है वो आपके दिलो दिमाग और जहन में इतना डर क्यों पैदा कर रहा है। ये सब जानकारी आप यदि रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इन सब के साथ में कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हो रहा हूं। हाँ जी, आप सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं, और आप जो देख रहे हैं वो भी सही देख रहे हैं। आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ डॉक्टर टी आर चौधरी आपके सामने आज फिर से हाजिर है कोरोना के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां लेकर के। तो आप देखेंगे सबसे पहले कोरोना क्या है, कोरोना कैसा है कोरोना। तो सबसे पहली बात है, आपका कोरोना जो है वो आपको ये बताने वाला है कि आखिर आप जो कोरोना नाम देख रहे हैं, हमेशा जो कोरोना आप देख रहे हैं उस कोरोना की संरचना क्या है। व्हाट इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना। कोरोना नाम आखिर आया तो कहां से आया, और इस कोरोना के बारे में जो ये शब्द जो उत्पन्न हुआ है, कोरोना का लेटेस्ट जो शब्द है वो कोविड 19 शब्द है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, क्या कोरोना अभी पैदा हुआ है, क्या इसको उत्पन्न करने वाला जो पैथोजन है, रोगाणु है, वो अभी आया है, पहले नहीं था, यदि था तो अपन सब इससे इतना क्यों नहीं डर रहे थे, और अभी उत्पन्न हुआ है तो आज किस रूप में उत्पन्न हुआ है, और अपन सब इससे इतना क्यों डर रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये आपके लिए क्या क्या खतरा उत्पन्न कर रहा है, इसके कौन कौन से वेरिएंट आए, कौन कौन से वेरिएंट ने कितनी तबाही मचाई, पहला वेरिएंट कब आया, पहले वेरिएंट ने कहाँ अपनी दस्तक सबसे पहले दी, लास्ट वेरिएंट कब आने वाला है और कब आएगा, वो आपके साथ क्या करने वाला है, किस कंट्री में इसके कौन से वेरिएंट ने कितनी तबाही मचाकर लोगों को भयभीत किया और लोगों के जिंदगी के साथ खेला है। तो आप बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में आज मेरे साथ मुखातिब हो रहे हैं। यानी ये सारी जानकारियां आप हमारे साथ लेटेस्ट रूप में उपस्थित रहते हुए, आप सबकी उपयोगिता और आवश्यकताओं को देखते हुए मैं आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये टॉपिक आपके दैनिक जीवन में आपकी जिंदगी से जितना जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही इंपॉर्टेंस ये टॉपिक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट या अन्य कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पूरे कंट्री में विभिन्न प्रकार की जो यूनिटी है वो एक विशेष कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑर्गेनाइजेशन करती है। उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं जो आज बता रहा हूं उसमें से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे इस उत्थान एजुकेशन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की संरचना जो है वो एक स्वरचित अस्त्र अस्त्रचित डायग्राम है जिसमें सभी प्रकार की चीजों को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस संरचना को देखने से पहले अपन देखेंगे कि कोरोना जो नाम है वो कहां से आया, आखिर क्या है कोरोना। तो इसके बारे में पहले से एक नाम प्रचलित था और वो नाम था, ऐसा नाम आपने कभी सुना है तो यह है SARS-CoV-2। अर्थात इसकी फुल फॉर्म में देखने की बात करूं या लिखने की बात करूं तो मैं कहूंगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस
टू, ये इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी, उस पूरी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है। शॉर्ट फॉर्म है SARS-CoV-2। उसकी आप फुल फॉर्म देखने की बात करें या फुल फॉर्म समझने की बात करें तो सीवियर का मतलब होता है घातक, एक्यूट का मतलब होता है अभी अभी उत्पन्न होने वाला, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन तंत्र, सिंड्रोम का मतलब एक ऐसा संलक्षण, एक ऐसा रोग जिसमें बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखे। जैसे आप किसी रोग का लक्षण है फीवर, एक ही लक्षण हुआ, रोग है और वो सिम्टम क्रिएट कर रहा है बुखार, फीवर, तो वो रोग कहलाएगा। और जब किसी रोग की उत्पत्ति में उसके दो या दो से अधिक लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो इसी रूप में एक ऐसा कोरोना वायरस था, उस कोरोना वायरस 2 के द्वारा एक ऐसा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उत्पन्न किया जाता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब है एक तीव्रता से होने वाला श्वसन तंत्र का संक्रमण है, जो व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के लक्षण, जैसे सबसे पहले श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन के कारण आपको श्वास लेने में दिक्कत होगी, आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरा, आपके नासा मार्ग अवरोधित हो जाएंगे, आपको गंध और टेस्ट यानी स्मेल और टेस्ट, गंध और स्वाद का जो ज्ञान है वो कम हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी रेनी नोज यानी नाक आपकी श्लेष्मा के साथ बहने लगेगी। उसके अलावा आपकी मांसपेशियों में तीव्र दर्द होगा, मस्कुलर पेन होगा, साथ ही आपको फीवर विथ राइगर अर्थात कंपकंपी के साथ बुखार आएगा। ये सारे जो सिम्टम है आज से पहले यानी पूर्व में भी, तो जब से आपने कोरोना नाम सुना उससे पहले भी मेडिकल साइंस में पढ़ते थे और पढ़ाया जाता था, पर ये बहुत सामान्य व्यू में, बहुत ही सामान्य व्यू में होता था, क्योंकि इसके ऊपर कोई विशेष इसकी मारक क्षमता या मोर्टेलिटी रेट नहीं थी और अधिक मोर्टेलिटी रेट नहीं होने से लोगों ने इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु आप जब इस कोरोना के बारे में स्टडी करने लगे तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो कोरोना शब्द है वो कहां से आया। तो आप इस वायरस की संरचना देखेंगे तो आप इसकी 3D डायग्राम देख रहे हैं, त्रिविमीय संरचना देख रहे हैं। त्रिविमीय संरचना में आप देख रहे हैं कि वायरस के ये गोलाकार वायरस होता है, इसका जो आकार होता है वो राउंड शेप्ड होता है और गोलाकार आकार में इसकी जो बाह्य भित्ति है उसको बाह्य कवर या एनवलप कहते हैं, जिसको इस ई से रिप्रेजेंटेड करते हैं। इस एनवलप के ऊपर एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्पाइक यानी ताड़ियां, जैसे साइकिल के टायर में ताड़ियां होती है वैसी स्पाइक या ताड़ियां दिख रही है, वो एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होती है और उस प्रोटीन का नाम है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन या उसको एस प्रोटीन भी कहते हैं। वो आप इसके संपूर्ण शरीर में इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी होगा। अब पीछे का जो पार्ट है वो बोल्ड पे रिप्रेजेंटेट नहीं हो रहा है, बाकी पीछे भी ऐसी स्पाइक दिखाई देगी। इसके अलावा जो इसकी बाह्य भित्ति होती है, एनवलप जो होती है, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन को मेम्ब्रेन प्रोटीन या बाह्य झिल्ली प्रोटीन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये दोस्तों। इसके साथ साथ में इस पर एक विशेष प्रकार की और प्रोटीन उपस्थित रहती है और उस प्रोटीन का जो नाम है वो नाम है न्यूक्लियोकैप्सिड। ये न्यूक्लियोकैप्सिड उसके न्यूक्लियोसाइड के चारों ओर उपस्थित रहती है और जो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड का मतलब इसका आनुवांशिक पदार्थ। आप जानते हैं प्रत्येक जीव अपने अंदर सभी प्रकार के लक्षणों का नियंत्रण और नियमन विशिष्ट प्रकार की जीनों से करते हैं और वो जीन उसके केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ के डीएनए में स्थित रहती है। अर्थात जो उच्च विकसित जीव होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित रहता है। साथ ही साथ जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित रहता है वो अपनी सूचनाएं आरएनए को देते हैं, अर्थात अपने पास जो संकेत होते हैं, जो सूचनाएं होती है वो आरएनए को देते हैं और आरएनए की भाषा से ये जो संकेत होते हैं वो राइबोसोम पर जाते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का जहां स्थान है वहां जाते हैं और वहां एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होकर उस जीन के द्वारा नियंत्रित होने वाले कार्य का नियंत्रण और नियमन पूरा कर दिया जाता है। अर्थात जो स्वपोषित कोशिका है वह कोशिका जो स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, जो विज्ञान वर्ग से जुड़े हुए विद्यार्थी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वायरस के बारे में जानना चाहते हैं कि आप वायरस से इतना क्यों डर रहे हैं, वायरस के पास ऐसा क्या है जिससे आप इतना खौफनाक स्थिति में जी रहे हैं कि हम इसके संक्रमण हो जाने के बाद कभी भी मौत के आगोश में जा सकते हैं। तो वो क्या है, क्यों है, वो इतना खतरनाक क्यों है, वायरस के विरुद्ध मेडिकल साइंस भी डरी हुई है। मेडिकल साइंस के पास भी ऐसे कोई
आगाज या ऐसी कोई तकनीकी की अभी तक विकसित नहीं कर पाई है जिससे कि वो वायरस से लड़ सके और वायरस के विरुद्ध एक विशिष्ट प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सके। वैसे कहीं कहीं पर काफी अच्छे प्रयास किए हैं मेडिकल साइंस ने और ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे कई प्रयास किए हैं, पर अभी भी प्रकृति में ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो मनुष्य या इस सृष्टि, सृष्टि का मतलब प्रकृति ने जो एक मानव रूपी या अनेक जीवात जीवों की सृष्टि का निर्माण किया है, उस सृष्टि को खत्म करने का यदि कोई मद्दा रखता है, कोई पावर रखता है, कोई हिम्मत रखता है, तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो है वायरस। क्यों है ऐसा? तो आपको मैं बता दूं कि वायरस एक नाम और शब्द की उत्पत्ति बाद में देखेंगे। पहले तो इस वायरस के आनुवंशिक पदार्थ को आप जो देख रहे थे, इस वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एसएस आरएनए जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है मित्रों। तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा सजीव है जिसको आप न तो सजीव कह सकते हैं और न ही निर्जीव कह सकते हैं, क्योंकि सजीवों के गुणधर्म है कि प्रत्येक सजीव स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हुए अपने समान जनन की क्रिया द्वारा नए सजीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये सजीव का मूल गुणधर्म है। किंतु वायरस एक ऐसा है जो मुक्त रूप में उपस्थित रहते हुए या स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हुए कभी भी अपने जैसे नए वायरस या अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति नहीं कर सकता, अर्थात इसको निर्जीव कहना पड़ेगा। अब दूसरा निर्जीव की गुणधर्म यह है कि निर्जीव कभी भी सजीव की भांति क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात निर्जीवों में कोई सजीवता के गुणधर्म नहीं होते। किंतु जैसे ही ये वायरस, जैसे ही कोई वायरस, ये वायरस के साथ साथ कोई भी वायरस किसी सजीव कोशिका के अंदर जाता है तो सजीव कोशिका के मेटाबॉलिक सिस्टम को यूटिलाइज करता है, उस सजीव कोशिका के मेटाबॉलिक सिस्टम को ही उपयोग में लेता है। मित्रों, आपको बता दूं, ये बात स्पष्ट कर दूं कि मेटाबॉलिक सिस्टम होता है क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि वे जीव जिसकी कोशिका में या सजीव, वह सजीव कोशिका, जीव एक कोशिका का भी हो सकता है, वह सजीव कोशिका जिसके पास आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित हो, साथ ही साथ में आरएनए भी खुद का उपस्थित हो और साथ ही साथ में खुद का राइबोसोम भी उपस्थित हो। ये तीनों प्रकार की चीजें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम स्वयं के रखते हैं, उनको स्वयं का मेटाबॉलिक सिस्टम होना, उन उन जीवों में स्वयं का मेटाबॉलिक सिस्टम होना पाया जाता है। किंतु वायरस एक ऐसे सजीव है, या कहूं कि ऐसे निर्जीव है, क्या कहूं ये बाद में कहूंगा, सजीव है या निर्जीव बात बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं थोड़ी समय में। तो वायरस एक ऐसे जीव है या एक ऐसे निर्जीव घटक है जो जब तक किसी सजीव कोशिका से बाहर रहेंगे, जब तक किसी सजीव कोशिका से बाहर रहेंगे तब तक निर्जीव की भांति व्यवहार करेंगे, अर्थात नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भांति पड़े रहेंगे। जैसे ही ये किसी सजीव के अंदर प्रवेशित होते हैं, किसी सजीव कोशिका से संप्रेषित होते हैं, तो उसी सजीव कोशिका के मेटाबॉलिक सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, उसी सजीव कोशिका के मेटाबॉलिक सिस्टम को उपयोग में लेते हुए एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, अर्थात अपना खुद का निर्माण करना शुरू कर लेते हैं। अर्थात वायरस को मैं यूं कह सकता हूं कि वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है मित्रों, जिसको आप मुक्त अवस्था में है तो निर्जीव कह सकते हैं और जब किसी सजीव कोशिका के अंदर जाते हैं तो उसको सजीव कह देते हैं। अब इस बात को समझने के बाद आपने ये बात समझ ली है कि वायरस खुद का कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं रखता, अर्थात खुद के डीएनए, आरएनए और राइबोसोम एक साथ खुद के पास नहीं रखते, अर्थात वायरस खुद का कुछ भी अपने आप अकेला नहीं बना सकता। तो ये तो इसके लिए बड़ी दुर्घटना की बात है, इसके लिए बहुत ही बुरी बात है, पर बुरी नहीं है, ये बुरी बात है बाकी समस्त सजीव जीवों के लिए, बाकी समस्त ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसमें वायरस घुस करके और उनको इन्फेक्टेड करता है, उनमें संक्रमण करता है, उसमें अपनी संख्या बढ़ाकर एक विशेष प्रकार के असामान्यताओं या रोगों की उत्पत्ति करता है। कैसे, क्यों? वो ऐसे कि वायरस खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, अर्थात वायरस जैसे किसी सजीव कोशिका में जाता है, उस कोशिका के मेटाबॉलिक सिस्टम को उपयोग में लेता है। यदि आरएनए वायरस है तो सबसे पहले अपने आरएनए की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से खुद अपना डीएनए बनाएगा और उस डीएनए को जिस परपोषी कोशिका, जिस होस्ट सेल में गया है, उस होस्ट सेल या परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ मिला देता है, मैच कर देता है, कोरिलेटेड कर देता है, जोड़ देता है। अब ऐसा जोड़ने के बाद फिर वो उस डीएनए पर अपना अधिकार जमाता है और उस डीएनए को कहता है कि अब जो मैं कहूं, जैसी मुझे आवश्यकता है वैसी मेरी संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण करो, और वो कोशिका का, अपनी कोशिका का डीएनए ऐसा काम करने लग जाता है। जिससे यदि अपन बाहर से कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसी
एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, इसके अगेंस्ट में कोई ऐसी एंटीबायोटिक दे तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, उस वायरस को मारेगी। कब मारेगी, कैसे मारेगी? वायरस अकेला है ही नहीं, वायरस तो अपनी कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ गया है, डीएनए, और जुड़ करके जैसे ही अपनी वायरस के डीएनए को मारने का प्रयास करेंगे तो साथ में अपना डीएनए भी मरेगा। अर्थात आप यदि किसी वायरस को मारने का प्रयास करते हैं तो साथ में अपनी कोशिका भी तो मरती है। कोशिका मरेगी, उत्तक कहाँ से रहेगा? उत्तक नहीं रहेगा तो अंग कहाँ रहेंगे? अंग नहीं रहेंगे तो तंत्र कैसे बचेगा? तंत्र नहीं रहेगा तो आपका शरीर कैसे बचेगा? अर्थात एक विशेष प्रकार का वायरस, एक विशेष प्रकार के सिस्टम को, एक विशेष प्रकार की कोशिका, उस कोशिका से फिर एक विशेष ऑर्गन को, एक सॉरी टिश्यू को, टिश्यू से एक विशेष ऑर्गन को, एक विशेष ऑर्गन, एक विशेष सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देता है। जैसे आपका जो कोरोना वायरस है वो एक विशेष प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड कर रहा है। आप कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन को अभी तक आगाज नहीं कर पाए हैं जो इस वायरस के या कोरोना वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सकें, और वो शरीर में गया है उसकी संख्या या उसके गणन गुणन को रोककर एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ कर सके। इसलिए वायरस रोग जितने भी होते हैं वो मानव जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। अर्थात इस सृष्टि को समाप्त करने का श्रेय यदि किसी को कभी भी जाएगा भविष्य में तो वो वायरस को जाएगा। ऐसा जीव है वायरस। इसलिए आप और हम सब इस बीमारियों से डर रहे हैं, वायरल बीमारियों से डर रहे हैं कि इनका बचाव ही उपचार है। रोग हो जाने के बाद उस रोग को विशेष प्रकार की कोई मेडिसिन के द्वारा खत्म करने की संभावना अभी तक कोई विस्तृत रूप से नहीं खोजी गई है। भविष्य में आप जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं ऐसे कोई विशिष्ट महानुभाव एक विशिष्ट साइंटिस्ट के रूप में उभरे और ऐसी कोई खोज को कर देते हैं तो आप और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। आई होप दैट, मैं ऐसी आशा रखता हूँ, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप में से कोई ऐसा वैज्ञानिक उत्पन्न होगा जो इन वायरस के अगेंस्ट में कुछ ऐसी विशेष प्रकार की कुछ ऐसी विशेष प्रकार की मेडिसिन या औषधि आगाज करेगा जो सजीव कोशिकाओं में प्रवेशित होकर अपनी संख्या को बढ़ाने वाली जो वायरस के गुणधर्म है उसको रोकेगा, और वायरस जैसे गंभीर संक्रामक रोगों से मानव जाति को जो खतरा है वो आप जैसे महान वैज्ञानिक ही कभी खत्म कर सकते हैं। अब ये संरचना सब देखने के बाद आप देख रहे हैं कि वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एसएस यानी सिंगल स्टैंड आरएनए उपस्थित रहता है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये सारी संरचनाएं उपस्थित रहती है जो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के साथ, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं के साथ बॉन्डिंग रखती है, और ये बॉन्डिंग मुख्यतः नोज और सिनेडियन मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कोशिका हैं जिसमें सिंपल एपिथेलियल इक्वेमस टिश्यू होता है उसके साथ ये बॉन्डिंग रखती है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अधिक संक्रमित करती है, श्वसन तंत्र में ये आसानी से संक्रमण कर सकती है। अब अगली बात करेंगे कि जो ये नाम है कोरोना, नाम सबसे पहले वो कहाँ से आया? तो कोरोना जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है। आपको बता दूं मित्रों कि जो कोरोना शब्द है वो एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है क्राउन से, और क्राउन का अर्थ होता है ताज, मुकुट, महारानी, विश्व सुंदरी, जो भी जैसी जब भी बनी है उसको अपने खिताब के रूप में एक मुकुट पहनाया जाता है, और उस मुकुट के ऊपर देखते हैं कि विशेष प्रकार की स्पाइक होती, ताड़ियां होती है, और उन्हीं ऐसी ही स्पाइक इस वायरस के ऊपर भी उपस्थित है, और इन स्पाइक की उपस्थिति के कारण इस क्राउन शब्द से कोरोना शब्द उत्पन्न हुआ, और ये कोरोना शब्द इस प्रकार के मेडिकल साइंस में इस रूप में पहले भी उपस्थित था। अर्थात जो आपका कोरोना शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति तो क्राउन नामक लैटिन शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुकुट या ताज। तो ये एक ताज या मुकुट के रूप में दिखाई देता है जो आपके जीवन में आपके साथ प्रवेशित होकर कुछ आपके साथियों को अगले लोक में लेके गया है। कितना खतरनाक ताज है, इसलिए आप सब प्रकृति से ऐसी ही गुजारिश करें कि सबको इस ताज से दूर रखें, ऐसा ताज किसी को ना पहनाएं। अगली बात है कि इस लैटिन शब्द से कोरोना शब्द की उत्पत्ति तो हुई, पर आजकल जो सबसे अधिक जो प्रचलित शब्द है वो शब्द है अपना कोविड 19। तो ये तो पहले से मेडिकल साइंस में था, और इस मेडिकल साइंस में जो कोरोना शब्द है वो इस लैटिन शब्द से आया था, क्राउन या ताज या मुकुट से आया था। पर आज के समय में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे इस कोरोना की भयावह स्थिति पैदा हुई तो WHO ने
WHO, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक ऐसा संगठन है जिसमें संपूर्ण विश्व के अधिकांश देश उसमें सदस्यता रखते हैं, और वो पूरे विश्व में एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ वातावरण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व अपने पास रखता है। इस WHO ने क्या किया था कि एक शब्द लिया, और वो शब्द था, पहला शब्द था CO, दूसरा शब्द था VI, और अगला शब्द था D। तो ये जो शब्द है वो आया था कोरोना से। कोरोना से जो शब्द आया वो आया आपका CO। अगला है वायरस, IRUS। इस वायरस से जो शब्द आया वो है आपका VID। और अगला जो शब्द है वो है रोग, या जो है उससे, जो डी है वो लिया गया डिजीज से, और जो 19 है वो लिया गया था सन 2019 में। ये रोग सबसे पहले, ये रोग सबसे पहले, सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला जो चीन देश है, उसके वुहान शहर में इसका रोगी सबसे पहले डिटरमाइन किया गया, निर्धारित किया गया, खोजा गया। और इसी खोज के कारण WHO ने एक कोरोना की जगह नया नाम ऑर्गेनाइज कर दिया, एक नया नाम स्थापित कर दिया, और वो नाम था कोविड-19। कोविड-19 का जो सीईओ है वो कोरोना से लिया गया है, वीआई है वो वायरस से लिया गया है, डी शब्द है वो डिजीज से लिया गया है, और 19 उसके वर्ष से लिया गया है। तो अगले पेज में आप देखेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, आपको कोरोना के बारे में कितनी जानकारी हो। आप इससे पहले अभी तक ये जान चुके हैं कि कोरोना वायरस की संरचना क्या है, उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, उसके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, और आज कोरोना नामक वायरस से या इस वायरल बीमारियों से व्यक्ति इतना क्यों डरा हुआ है, साइंस के पास इससे बचने का कोई उचित उपाय क्यों नहीं है, ये सारी बातें आपने देखी। और जो वायरस है उस वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहते हैं, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करने के बाद अब अपन चलते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ये बातें तो इससे पहले भी मेडिकल साइंस के पास में थी, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो आप कोविड-19 देख रहे हैं, अर्थात कोरोना वायरस का जो भयावह स्थिति थी, वो लेट दिसंबर, अर्थात दिसंबर की अंत में 2019 के दिसंबर के अंत में ये स्थिति वुहान शहर, कहाँ का, आपके चीन का सबसे बड़ा गणराज्य रखता है, उस देश का ये जो शहर था वुहान, इसके अंदर इस रोग से यानी सीवियर निमोनिया से ग्रसित कुछ लोग मिले, और उनका परीक्षण किया गया तो उनके शरीर में एक ऐसे विशेष प्रकार के घातक वायरस की उत्पत्ति हुई, या वायरस की खोज हुई। और वो वायरस खोजा तो मेडिकल साइंस में पहले भी गया था, पर वो वायरस क्या करता है, अपनी विशेष प्रकार की आनुवंशिक संरचना में कुछ विशेष परिवर्तन कर सकते हैं। इससे पहले जो आप वायरस की आनुवंशिक संरचना देख रहे थे, उस आनुवंशिक संरचना में आप कह रहे थे कि इसमें एसएसआरएनए उपस्थित रहता है। अब एसएसआरएनए है, उस जो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, उसके एसएसआरएनए में 29,800 और 91 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित रहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, वो वायरस के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट रखते हैं, अर्थात इन न्यूक्लियोटाइडों का जो स्थान है, सीक्वेंस है, उनमें कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और एक छोटे से परिवर्तन के द्वारा इसका एक नया वेरिएंट या नई किस्म आपके सामने आ जाती है। और जो नई किस्म आती है, उन किस्म में जो जीनों का सीक्वेंस है वो अलग मिलेगा, अर्थात उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग मिलेगा। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो आप देख रहे थे उसकी संरचना में भी कुछ भिन्नता मिलेगी, अर्थात जो पहले वाला वायरस है उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने मेहनत करके कुछ विशेष प्रकार की इम्यूनिटी या एंटीबॉडी क्रिएट की है, तो वो इम्यूनिटी और एंटीबॉडी भी नए आने वाले वेरिएंट पर उतनी अधिक प्रभावी नहीं होती। अर्थात इस वायरस की जो घातकता है, नए आने वाले वेरिएंट का जो सीवियरनेस है, वो फिर से उतना का उतना बना रहता है। इसलिए अभी तक विज्ञान, मॉडर्न साइंस इसके बारे में जितना रिसर्च कर रहा है, उससे भी एडवांस चल के अपने अंदर कुछ नए परिवर्तन ले आता है। अर्थात अभी भी मुश्किल बनी हुई है, अर्थात आपको अभी भी यदि वायरस से आप डर रहे हैं तो आपको अभी भी डरने की आवश्यकता है, पर इतना भी ना डरिए, जीने का सिद्धांत ही भूल। डरें
पर एक लिमिट से डरें। ऐसा न डरें कि आप अपने जीवन के असूलों को भूल जाएं। आप भारत देश, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के सदस्य हैं। आपको अपने जीवन जीने का जो विशिष्ट व्यू है वो आपको पता होना चाहिए। अगला, इस प्रकार के शहर में इस प्रकार से इस कोविड 19 की खोज हुई और इसकी खोज के बाद डब्ल्यूएचओ ने ये देखा कि ये वायरस उस शहर से निकला और निकल करके अपना संक्रमण विश्व के अधिकांश बड़े देशों में, बड़ी कंट्रीज में इसका संक्रमण हो जाता है। तो होने के बाद ये डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च 2020 में ये डिक्लेयर कर दिया कि ये एक पेंडेमिक बीमारी हो गई है, अर्थात ये एक महामारी के रूप में फैल चुकी। महामारी एक ऐसा रोग जो लोगों में पूरे राष्ट्र के अंदर, सॉरी पूरे विश्व के अंदर घातकता के रूप में फैलते हुए अत्यधिक मौत करवाता है या अत्यधिक मोर्टेलिटी रेट को उत्पन्न कर जीवन जीने की यथार्थता पर गंभीर संकट पैदा कर देता है। तो उस स्थिति को महामारी कहते हैं। और इस अवस्था में 11 मार्च 2020 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसको पेंडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया था, अर्थात महामारी के रूप में घोषित कर दिया था। अब इसके बाद में आप इस कोविड 19, वही है कोरोना की अलग अलग वेरिएंट को देखा और उस वेरिएंट में सबसे पहला जो वेरिएंट है वो इसका अल्फा वेरिएंट था, जो सबसे पहले दिसंबर 2020 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी यूके के अंदर सबसे पहले डिटरमाइन किया गया, सबसे पहले निर्धारित किया गया, सबसे पहले खोजा गया। उसके बाद इसका बीटा वेरिएंट था, वो दिसंबर 2020 के अंदर ही साउथ अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया। अब ये जो वेरिएंट है वो इसके आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, जीनों का जो सीक्वेंस है, उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता के कारण उसकी संपूर्ण संरचना में बहुत काफी भिन्नता, अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना है, मेम्ब्रेनस प्रोटीन की संरचना है, एनवेलप की संरचना है, इन सारी संरचनाओं में स्पाइक जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें उसकी संरचना में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है और उस भिन्नता के कारण वो एक नए प्रकार के लक्षण रखता है, अर्थात पहले की जो इम्यूनिटी थी वो नए आने वाले वेरिएंट पर उतनी प्रभावी नहीं रह पाती है। तो अगला वेरिएंट था बीटा वेरिएंट, जो सबसे पहले दिसंबर 2020 में दक्षिणी अफ्रीका में खोजा गया था और इसने सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में काफी गंभीर परिस्थितियां पैदा की थी। अगला है गामा वेरिएंट। इस गामा वेरिएंट को सबसे पहले जनवरी 2021 में ब्राजील में खोजा गया था। ब्राजील में इसका पहला संक्रामक व्यक्ति देखा गया था। इस वेरिएंट ने बहुत ज़्यादा कोई घातकता या गंभीरता उत्पन्न नहीं की थी। इसके अगला जो वेरिएंट है, जो भारत के लिए दुख की घड़ी है, जो भारत के लिए संकट का विषय था, भारत में इस वेरिएंट ने खतरनाक से भी खतरनाक स्थिति पैदा की थी और वो वेरिएंट था आपका डेल्टा वेरिएंट, जो सबसे पहले भारत में ही खोजा गया था और उसकी खोज दिसंबर 2020 में इंडिया में सबसे पहले इसका पेशेंट देखा गया था कोलकाता के अंदर। और ये जो पेशेंट था, ये देखने के बाद इस वेरिएंट की ऐसी स्थिति रही, क्योंकि जो पहले वाले ये वेरिएंट थे ये भी इंडिया में पहुंचे थे, पर ये पहुंचे थे उस टाइम इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित हो चुका था और इस लॉकडाउन के कारण इन वेरिएंट को अपनी संक्रामक अवस्था की जो सीवियरनेस थी, इन्फेक्शन की जो घातकता थी, उस घातकता से कुछ परिवर्तन होकर के सरल हो गया था, जिससे वो इतनी बड़ी तबाही नहीं मचा पाया था और भारत के लोग इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। अपना देश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है जिसमें लोगों का जीवन स्तर बहुत अलग अलग है, लोगों का जो मूड मोबिलिटी है वो बहुत अधिक है। देश जनसंख्या के हिसाब से बड़ा होने के साथ साथ क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है, जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन बहुत अधिक करते हैं, जिसमें इस प्रकार के संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं ऐसी कंट्री में सबसे अधिक अनुकूलताएं रखती है। साथ ही साथ अपना जो देश है वो सभी प्रकार के एटमोस्फियर रखता है, सभी प्रकार के वातावरण, गर्मियाँ भी आती है, सर्दियाँ भी आती है और बारिश के ऋतु में अलग अधिक ह्यूमिडिटी वाला एटमोस्फियर हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वायरस अपने गुणन की अधिक क्षमता क्रिएट कर लेते हैं। अर्थात डेल्टा जो वेरिएंट आया वो अपने लिए काली रात लेके आया था और भारत में इस वेरिएंट से लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 6 मिलियन लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके। बड़ी गंभीर स्थिति आई थी सब जगह। ये भी लास्ट दिसंबर में ही आया था और ये दिसंबर 2020 की बात है और जनवरी फरवरी तक इसने अपनी इतनी मतलब तांडव मचाया था इसने, जिसको
एक काले अक्षरों या काले पन्नों में लिखा जाएगा और भारत देश इस वेरिएंट की जो घातकता है, इस वेरिएंट के द्वारा इस राष्ट्र को जो हुआ नुकसान है, उसको कभी भूल नहीं पाएगा। अगला जो वेरिएंट है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था। इस ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया था, तब पहले वाले डेल्टा वेरिएंट से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। भारत में वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी थी। लगभग 20% जो वॉरियर थे कोरोना से, कोरोना के विरुद्ध फर्स्ट फ्रंट के रूप में लड़ने वाले जो लोग थे, मेडिकल फील्ड के जो लोग थे, प्रशासनिक फील्ड के जो लोग थे, सिक्योरिटी के जो लोग थे, उनमें वैक्सीनेशन लग चुकी थी। बाकी लोग घरों के अंदर थे। इसलिए जो सामने फेस करने वाले लोग थे, उनमें से कुछ में ये वायरस अपनी कम घातकता के रूप में हुआ, और कम घातकता के रूप में होने से उनके उस वायरस के अगेंस्ट में उन व्यक्तियों की बॉडी में पहले से ही इम्यूनिटी क्रिएट हो गई थी, इम्यूनिटी बन गई थी, जिससे भी ये ज़्यादा घातकता नहीं दे पाया। और बाकी जो लोग थे जिनमें इम्यूनिटी नहीं थी, वो लोग अंदर ही बैठे थे, तो उनके मरने की संभावना भी कम हो गई थी या उनमें संक्रमण की संभावना भी कम हो गई थी। और ये वेरिएंट भी सबसे पहले चाइना में खोजा गया था, सबसे पहले चाइना में देखा गया था, और इसकी घातकता इंडिया में आते आते कम हो गई थी। ये इतनी बहुत बड़ी तबाही नहीं मचा पाया था। अब इस वेरिएंट के सब वेरिएंट आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो सब वेरिएंट के रूप में बीबी फर्स्ट भी आया है, बीबी भी आया है, BA.517 भी आया है, और अभी जो लेटेस्ट इसका वेरिएंट आया है, वो वेरिएंट आजकल या 2-3 दिन पहले की बात है, जो वेरिएंट आया है वो वेरिएंट है BF7। इसको अभी ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या ऐसी खबरें चलाई जा रही है जिसमें ऐसा सुनने को आ रहा है, और कि चाइना में इस वेरिएंट ने अत्यधिक घातक परिस्थितियां पैदा कर दी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपना देश इस वायरस के बारे में क्या गुंजाइश रखता है? ये जो कोरोना वायरस का BF7 ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया, सब वेरिएंट आया है, वो अपने लिए कितना खतरनाक है, क्या परिस्थितियां पैदा कर सकता है, तो इसके बारे में अपन कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय में कोरोना कितना खतरनाक है, भारत में थर्ड लेयर की क्या संभावना है, कोविड-19 वैक्सीनेशन कितना है प्रभावी, क्यों है जरूरी, और बूस्टर डोज लगाएं या नहीं लगाएं, ये सभी व्यक्तियों के जीवन में अत्यंत उपयोगी पॉइंट बता रहा हूं। रोग से बचाव के उपयोग क्या है, रोग के लक्षण क्या है, और यदि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है, रोग से वो संक्रमित हो जाता है, तो उसके उपचार में क्या होगा। मैं मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य दूं। अर्थात आज के समय में स्वास्थ्य की परिभाषा ये बनी है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और आतुर यानी रोगी व्यक्ति की ट्रीटमेंट किया जाए, चिकित्सा की जाए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वर्तमान समय में कोरोना कितना खतरनाक है। अपन अपनी कंट्री की बात करेंगे, क्योंकि मुझे अधिकांश मेरे ही देश के लोग देख रहे हैं, और मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि अपने देश में लगभग 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 75% की जो पॉपुलेशन है, वो कोरोना के विभिन्न वेरिएंट के विरुद्ध अपने शरीर में कुछ न कुछ इम्यूनिटी क्रिएट कर चुकी है, इम्यूनिटी बना चुकी है। कुछ नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट कर ली है, और कुछ को आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी सरकार की विभिन्न प्रकार की वैक्सीनेशन के द्वारा दी गई है। वो वैक्सीनेशन आपकी कोविशील्ड वैक्सीन है, और वो वैक्सीन आपकी कोबरा वैक्सीन भी है। ये 3 प्रकार की वैक्सीन है जो भारत में प्रमुखतः यूज ली गई है। अब जो ये वैक्सीन यूज ली गई है, उस वैक्सीन के कारण आपके शरीर की इम्यूनिटी में कुछ विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी बन करके स्टोर हो गई है आपकी टी मेमोरी सेल में। अब भविष्य में जब भी आपके शरीर में कोरोना वायरस एंट्री करेगा, तो उस कोरोना वायरस के साथ में एक विशिष्ट प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एक विशिष्ट प्रकार की एंटीजन जुड़ी रहेगी। उस एंटीजन के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी पहले से ही उपस्थित है, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी की एक ग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया होगी, जिसमें कोरोना वायरस को अंदर घुसते ही मारकर खत्म कर दिया जाएगा। तो आपके लिए ये जो वैक्सीन है, वो कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी ज्यादा कारगर है, क्यों लगानी चाहिए, कितनी लगा ली है, कब लगानी चाहिए। तो अब
ये वैक्सीन लगने के बाद भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है 75% से अबो जो पॉपुलेशन है उनमें से 60% को तो लगभग लगभग वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है और 20% लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज जिसको आप बूस्टर डोज कहते हैं वो भी लग चुकी है और 15% लोग ऐसे हैं जो नेचुरल प्राकृतिक वैक्सीन से वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब प्राकृतिक वैक्सीन क्या होती है? अर्थात लोग खुद कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हुए और उस संक्रमण के कारण जब बीमारी से संक्रमित हुए हैं तो उस वायरस के साथ में विशिष्ट प्रकार के एंटीजन आए और उस एंटीजन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी को बनाकर आपके शरीर में स्टोर कर लिए और वो स्टोर की हुई एंटीबॉडी अब भविष्य में आने वाले कोरोना के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखती है। अब वैज्ञानिक रिसर्च में ऐसा देखने को मिला है, स्टडी में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ व्यक्तियों में वो जो नेचुरल वैक्सीन बनी है वो 6 महीने तक कारगर है, कुछ में 12 महीने तक कारगर है, यानी उसका टाइम पीरियड अलग अलग है। तो इसी रूप में ये वैक्सीन भी अलग अलग टाइम पीरियड में लगाई गई थी जिसका शेड्यूल आप सब जानते हैं, मेरे मैं यहाँ बता के और एक्स्ट्रा समय आपका नहीं लूंगा। तो ये सब होने के बाद अब भारत में थर्ड लेयर की क्या संभावना बनती है? देखिएगा, ये वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका बचाव ही उपचार है। बचाव ही उपचार है, अर्थात अपने पास इसके उपचार की कोई कारगर विधि अभी तक या कोई कारगर मेडिसिन अभी तक खोज के नहीं रखी हुई है। इसलिए आप सब लोगों को इस वायरस से बचने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। तीसरी तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी, वो कितना प्रभावित करेगी ये तो भविष्य की गर्त में है, अभी आने वाला समय निर्धारित करेगा। पर ये आप पहले से ही जानते हैं, हम भी पहले से ही जानते हैं कि वायरस जैसे संक्रामक रोगों का कोई विशेष प्रकार की कारगर औषधि नहीं खोजे जाने के कारण आपके जीवन के लिए वो खतरनाक है, आपके जीवन में खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए उनसे बचाव के जितने भी साधन थे, आज से पहले जो जो साधन आपको बताए गए थे, उन सारे साधनों को सावधानी पूर्वक वापस से फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इस पृथ्वी पर, इस लोक पर वायरस का जो कोरोना वायरस है उसका एक नया वेरिएंट आ गया है और वो वेरिएंट कभी भी कहीं पर भी किसी देश में जाकर के अपने आपका आतंक फैला सकता है और एक काले अक्षरों में काले पन्नों में लिखने वाला इतिहास कहीं ना बन जाए। इसलिए आप सबको अभी भी इस थर्ड लहर के प्रति संभावित रूप से सुरक्षित रहना सबसे पहली आवश्यकता दर्शाता है। अपन कह रहे हैं कि अपन इम्यूनिटी के रूप में भी स्ट्रांग है और भारत के लोग अपने घरेलू जो नुस्खे हैं उनको भी उपयोग में लेते हैं। आयुर्वेद जो साइंस है, जो भारत का विज्ञान है, वो विज्ञान भी इस रोग से लड़ने की क्षमता क्रिएट करता है। वो रोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसलिए वो पैथी भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। आपको इस बीमारी से बचने और बचने के साथ साथ हो जाने के बाद भी इस रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं, ऐसे नुस्खे भी अपने पास है। अब बात यह है कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो कितना प्रभावी है। तो आप कह रहे हैं कि कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है उसके जो प्रभावी होने की संभावना है वो 85% से अधिक है। 15% की गुंजाइश में ये ऐसी स्थिति भी होती है कि वो प्रभावी नहीं रहे, अर्थात वैक्सीन लगने के बाद में भी आपको कोरोना होने की संभावना रहती है। पर यहाँ ये बात नोट करें कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उसमें यदि कोरोना होता है तो वो उतना घातक संक्रमण नहीं कर सकता, इतनी सीवियर कंडीशन पैदा नहीं कर सकता जितना कि नॉन वैक्सीनेटेड व्यक्ति में करेगा। इसलिए वैक्सीन लगाना सबके लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। यदि किसी ने वैक्सीन नहीं लगाया है तो अपने निकटवर्ती सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC पर आज भी वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है और कोरोना की वैक्सीन लगा लें। अब बात ये आती है कि बूस्टर डोज क्यों जरूरी है, बूस्टर डोज किसको लगनी चाहिए। बूस्टर डोज को लगाते समय ये बात ध्यान रखी जाती है या इस बात को कितना ध्यान में रखना चाहिए कि पहले आपको कौन सी वैक्सीन लगी थी, अब आप कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं। अब माना कि कोई व्यक्ति है जिसको पहले कोवैक्सीन लगा है, अब पहली और दूसरी डोज दोनों कोवैक्सीन की लगी हुई है, तो क्या उसको वापस बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्सीन ही लगाना है या फिर बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड वैक्सीनेशन या कोबरा वैक्सीनेशन भी करवा सकता है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यदि पहले से लगी हुई वैक्सीन है उसके समान वाली वैक्सीन लगाई जाए तो उसको होमो वैक्सीनेशन, होमोजीनियस वैक्सीनेशन कहते हैं, और पहले जो वैक्सीन लगी है उसके भिन्न कैटेगरी की वैक्सीन यदि कोई व्यक्ति लगाता है तो उसको हेट्रोजीनस वैक्सीनेशन कहते हैं। अर्थात हेट्रो
अब वैज्ञानिक और रिसर्च उनका ये बताता है कि जो हेट्रोजीनस वैक्सीनेशन है वो होमोजीनस वैक्सीनेशन से अधिक प्रभावी होता है। अर्थात आप यदि पहले किसी भी वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको स्वयं पहले वाली ही मिलती है, तो आप होमोजीनस वैक्सीनेशन से वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और यदि आपको दूसरी किसी कैटेगरी की, आपने माना कि कोविशील्ड लगाई है, तो आप कोवैक्सीन और कोबरा वैक्सीन को उपयोग में लेते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांगता से उत्पन्न होगी या क्रिएट कर दी जाएगी। अर्थात ये आपके दिमाग से निकाल लें कि आपको पहले जो वैक्सीन लगी है वो ही लगाना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी प्रकार की वैक्सीन लगा सकते हैं, और उस वैक्सीन को आप बूस्टर डोज के रूप में लगा लेते हैं, तो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी और ज्यादा मजबूती से उत्पन्न की जा सकती है। अब है रोग से बचाव के उपयोग। आप सब जानते हैं, सभी राज्यों की सरकारों ने भी अपनी कोरोना गाइडलाइन में ये गाइडलाइन प्रकाशित कर रखी है। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी कोरोना से बचाव की जितनी भी गाइडलाइन है वो सभी अपनी कोई गाइडलाइन है वो विस्तृत रूप से जारी करी की जा चुकी है, तो इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। अब है रोग के लक्षण क्या है। इस रोग में, रोग की प्रारंभिक अवस्था में आपके श्वसन तंत्र में संक्रमण होता है, जिससे दोनों जो आपके नासा छिद्र है वो अवरोधित हो जाते हैं। साथ ही साथ इन सिनेरिडियन मेम्ब्रेन के अंदर, नासा के अंदर की जो सिनेरिडियन मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, जिससे गंध ज्ञान नहीं होता है। यहाँ से इन्फेक्शन आपके गले में जाता है। गले में जाने से गले में खराश होती है या रुक्षता उत्पन्न हो जाती है। वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आने से आपकी आवाज थोड़ी मोटी या फटी हुई लगेगी। साथ ही साथ अगली स्थिति में आपको रोग की गंभीर अवस्था में फीवर विथ राइगर अर्थात कंपी के साथ बुखार उत्पन्न होता है। रोग के अगले स्टेज में आपके फेफड़ों तक संक्रमण जाता है और फेफड़ों में बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं। फेफड़ों के जो टिश्यू है वहाँ वायरस बड़ी कॉलोनियों के रूप में इकट्ठे होकर के और फेफड़ों की कार्य क्षमताओं को घटा देते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी डिफॉर्मिटी या श्वसन तंत्र में जो श्वसन लेने की जो क्रिया है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या श्वसनीय अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति की जो पल्स रेट है वो बढ़ेगी। और उसके साथ साथ रोगी की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, रक्त में ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है वो घटने लगती है। इसे रोग की सीवियर स्थिति कहते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को गंभीर सिर दर्द के साथ साथ पूरी बॉडी में मस्कुलर पेन होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के जितने भी रोग है, वायरस संक्रमित जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों में गंभीर सीवियर मस्कुलर पेन तो होता ही होता है। साथ ही साथ आपकी भूख कमी हो जाती है और पाचन क्षमता घट जाती है। अब श्वसन तंत्र में इतनी अधिक संक्रमण हो जाती है, फेफड़े इतने खराब हो जाते हैं कि आपका सीटी स्कोर बढ़ करके 20 के आसपास भी आ सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में लेके जाता है। अब है रोग के उपचार। अब इस रोग के उपचार में सिम्टोमेटिक उपचार किए जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक इस रोग की कोई कारगर नहीं खोजी गई है, इसीलिए आप कहते हैं कि बचावी उपचार है। फिर भी इसमें कोई विशेष प्रकार की सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं, उन सिम्टम को ठीक करने वाली मेडिसिन उपचार के रूप में दी जा सकती है। आप सबका दिन शुभ रहे और आप सब कोरोना से सुरक्षित रहे, और आपको दी गई मेरे द्वारा जो जानकारी है उनसे आप संतुष्ट हो गए होंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबका दोस्त, आप सबका मित्र डॉक्टर टी आर चौधरी, मुझे दीजिएगा आज के विषय इतनी ही आप सबकी अनुमति। तो फिर से हाजिर हूँ।